तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे सुंदर सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी। इन दिनों बात कर रहा हूँ सलील चौधरी साहब की, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी 19 नवंबर यानी 2025। अब सलील चौधरी साहब का संगीत हो, उनके बारे में बात करनी हो, बात कर चुका हूँ, एक वीडियो पहले बना करके पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा लगा कि कमी रह जाती है। साजिंदों के तौर पे ये परिंदे मौजूद हैं, इनकी आवाज़ तुम बताओ। सलील दा के बारे में जो मैंने कहा और आगे भी कहूँगा, अद्भुत संगीतकार, ऐसे संगीतकार कि जिनके गीतों को हम आज इतने वर्षों के बाद भी सुनते हैं। अक्सर इन गुणीजनों के साथ ऐसा होता है, एक मिराज आता है और उसके बाद फिर डाउनवर्ड जर्नी, क्योंकि वो लेवल फिल्म का रह नहीं जाता जिसके ज़रिए इन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की होती है। ऐसा ही सलील दा की ज़िंदगी में भी हुआ। 94 का बरस आते आते वो ये देख चुके थे कि जिन फिल्म में वो संगीत दे रहे हैं उसमें उन्हें कोई बहुत मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन इतने में अचानक किसी ने ये कहा कि भाई स्वामी विवेकानंद पे हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसमें संगीत आपका है सलील दा, आप देखिए क्या करते हैं। और सलील दा को कहीं अंतर में लग रहा था कि लंबी इनिंग खेल चुका हूँ, 70 बरस के करीब होने जा रहे थे, और उन्होंने एक गुलजार साहब का रचित गीत जो है उसकी धुन बनाई, जसूदास ने गाया। ये गीत मुझे बहुत पसंद आता है, ज़िंदगी का सच है। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में ओ परदेश में क्यों परदेसी रहे। चलो मन जाए घर अपने। ये 94 में गीत बनाया और 95 में दुनिया से रुखसत हो गए सलील दा। बेहतरीन संगीतकार माने जाते हैं। मेरे ख़्याल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो इकलौते संगीतकार हैं जिन्हें पश्चिम और पूरब दोनों के संगीत के बारे में मालूम था। पश्चिम संगीत पे भी इनकी पकड़ इतनी थी, तभी तो जब उन्होंने मोज़ार्ट की सिम्फनी सुनी, साहब के लिए गाना बना दिया, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, और मान भी लिया कि भाई ये देखो कॉपी नहीं है, मैं मोटिवेट हुआ हूँ, देखो खूबसूरत मंजर पे मैं आ गया हूँ और आते आते सलील दा के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। सभी तरह के गीत होते थे, लेकिन मुकेश साहब से लगाव उनका कुछ ज़्यादा ही था और मैं मुकेश साहब के गीतों को बचपन से ही गाता था।
साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई कैसे मनाऊं ये बात, गुल मोहे एक नहीं, आई मिलन की बेला, घबराऊं मन माही। कभी कभी ऐसा होता है कि गायक के साथ में संगीतकार की ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि गीतकार और संगीतकार लिखते और रचते भी वैसे ही गीत हैं जो उस गायक के लिए होते हैं, जैसे मुकेश साहब के। मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ नैन हमारे सांझ सकारे, देखें लाखों सपने, सच ये कभी होंगे या नहीं। मुकेश साहब ने इस गीत को इतनी खूबसूरती से गाया है और योगेश जी के शब्द इसमें कमाल करते हैं, क्योंकि योगेश जी कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है। सच ये कि जैसे इस गीत का जो सार है वो यही है, सारा जीवन एक मृग तृष्णा में हम भागे फिरते रहते हैं और इसी भागा दौड़ी में जीवन का जो अंत है वो लगभग करीब आ जाता है। और क्या कमाल किया था सलील दा ने, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, मेरी अपना मन अपना ही होके कहे, कर दिल पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से। सलील दा ऐसे गीत, ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने देखो बसंती, बसंती होने लगे मेरे सपने, ये दिन। उन दिनों की बात ही कुछ होती है जब जिंदगी में किसी की आमद हो जाती है, मन मुस्कुराने लगता है, चहचहाने लगता है, गाने लगता है और खूबसूरत जगहों पे जाकर के कहता है भाई जिंदगी कितनी खुशगवार दौर में आ गई। मुकेश साहब की बात तो लग रही, रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा काम वो नहीं लिया उन्होंने, वजह वही जानते हैं। 1958 में जब गीत उन्हें दिया, मुकेश साहब के गाने हो चुके मधुमती में, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया। तो रफ़ी साहब के गीत कम हैं, बाद में चल कर के हेमंत दा का भी गीत मिलता है, गंगा
आए कहाँ से। और मन्ना दा का भाई क्या कहना, मन्ना दा ने तो एक ही गाना जो गाया है, मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बानी। इतना गहरा गीत है। और लता जी के पास तो इतने सारे, इस दिन मोरा जन्म सजन, कैसी बत्तियां बनाए ना, रातों के साए घने जारे। दरअसल क्या करते थे सलीलदा, पहले बांग्ला में गीत बनाते थे और फिर लता जी से उन्हीं गीतों को वो हिंदी में गवा देते थे और वो गीत बड़े कमाल के बन जाते थे। उन गीतों को जब हम सुनते हैं, अब गीत चाहे योगेश गौड़ के हों और चाहे और वो चाहे गुलजार साहब के हों। गुलजार साहब और सलीलदा की बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसी दोस्ती में जब वो ऐसे मधुर गीत बना देते थे तो उन गीतों को हम याद करते रहते हैं। मैं भी याद करता रहता हूँ। मैं खूबसूरत सी जगहों पे आ जाता हूँ और इन खूबसूरत जगहों पे आके इन गीतों को जब मैं गाता हूँ तो मुझे तो तसल्ली मिलती ही मिलती है, लेकिन मैं एक बिसरे हुए और बिछड़े हुए दौर को भी साथ ले आता हूँ। सलीलदा अपने जीवन में बहुत ही अलग तरह के इंसान थे, क्योंकि जिस रूप में उनका बचपन गुजरा था वो प्रकृति की गोद में गुजरा था। प्रकृति के साए में वो चाय बागान में अलग अलग तरीके से रहते थे शुरू के दौर में, बल्कि यहाँ तक भी था कि कोई ब्रिटिशर वहाँ कहीं रहता था तो वो अपना वेस्टर्न म्यूज़िक सुनता रहता था, तो ये भी वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते रहते थे और इसीलिए वेस्टर्न म्यूज़िक से इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा हो पाई। सलीलदा की अगर ज़िंदगी के माइलस्टोन की बात करें तो सबसे पहले 1953, धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। ये गीत बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन खुद उन्होंने बोला ये एक रशियन वॉर सॉन्ग था और इस रशियन वॉर सॉन्ग को मैंने अपने तरीके से उसके अपनी धुन में डाल दिया। इसके बाद फिर 1956 में जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच। राज कपूर ने भी समझा कि जो फिल्म वो जागते रहो बना रहे हैं उसमें संगीत तो सलीलदा का ही रहेगा और रहा भी। हाँ, 1958 में मधुमती के ज़रिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर सलील चौधरी साहब पूरी दुनिया को पढ़ा, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और गीत भी एक से एक, और ख़ास तौर से मैं नदियाँ फिर भी मैं प्यासी, ये दिल गहरा बात जरा सी, बिन तेरे हर बात उदासी, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये दुनिया थक गई पंथ निहार, आजा रे। इस फिल्म का संगीत जब सलीलदा दे रहे थे तो कानू रॉय तो उनके साथ होते ही थे, उनके स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने सेबेस्टियन साहब को भी बुला लिया था। भाई सेबेस्टियन साहब, अरेंजिंग आपने करनी है और ये अरेंजिंग जो आप करते हो वो तो कमाल होती है। और मधुमती के गीत जता देते हैं, बता देते हैं कि कैसी दिलकश अरेंजिंग की थी सेबेस्टियन साहब ने। सारे गीत फिल्म के कमाल थे। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। ये दरअसल लगभग जो है ट्यून ये आपके कुछ ईस्टर्न यूरोपियन हंगेरियन टाइप संगीत से जुड़ी हुई ट्यून है। तो आम भाषा में मैं कहूँ कि कैसा संगीत है उनका, मेरे अल्फाज तो कम पड़ रहे हैं, लेकिन कोई और है जो उस संगीत के बारे में बता सकता है कि उसकी लय, ताल, सुर क्या होते थे। यहाँ देखिए, सुना आपने?
बस इस आबशार जैसी थी उनकी शैली, और इसीलिए उनके गीत जो हैं वो देर तक बचे रहते हैं। हम आज भी जब उनको सुनते हैं तो उन गीतों का रस, उनकी रौनक, कभी कभी उनकी मस्ती, और ऑफ कोर्स उन गीतों की अपनी एक हस्ती, ये सब हमें हमेशा याद रहती है। ऐसे संगीतकार सलील, वैसे सलील का मतलब ही सुना मैंने, प्योर वाटर होता है, साफ़ सुथरा जल। तो साफ़ सुथरे जल की तरह से सलील दा संगीत देते रहे, और हम उन गीतों को याद करते रहते हैं। याद इसलिए करते रहते हैं कि दुनिया बदल गई, दौर बदल गए, लोग बदल गए। और क्या सच है? सच यही है, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। अच्छा, एक अजब तरीक़ा उन्होंने निकाला था। अब वो क्या कहते हैं कि जो गाने होते हैं उनके बीच में जो फिलर म्यूज़िक होता है, मुखड़े और अंतरे के बीच में, उस पर बड़ा फोकस करते थे। अब एक गीत है फिल्म पूनम की रात का, साथी रे साथी रे तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे आजा। अब इसके बाद में क्या है कि जो फिलर म्यूजिक है, याद कीजिए, आगे चल करके फिल्म चांद और सूरज में गाना बना दिया, बाग में कली खिली भंवरा नहीं आया, ये देखिए ना, ये गुण है उस संगीतकार का जिसने इतनी मेहनत करके सभी तरह के संगीत को सीखा था, और फिर उसके बाद में 70 बरस पूरे करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। और जब उन्हें मधुमती के लिए अवार्ड मिला था, तब वो इस बात से बड़े प्रसन्न हुए थे कि दरअसल उनका पुरस्कार तो जो जनता उनको देती है, खूबसूरत स्वरांजलि और तारीफ़ें, वो उनका पुरस्कार था। पत्नी भी गायिका थी, बच्चे भी उनमें से कुछ गायक निकले, लेकिन एक कमिटमेंट था, माशरे के लिए कमिटमेंट था। शुरू से ही इफ्ता से ताल्लुक़ था उनका, और वो ये जानते थे कि ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले लोग हैं, इनसे उनकी बनेगी नहीं। क्योंकि संगीत में अगर आपको उतरना है तो उसके लिए ज़रूरत है नैसर्गिकता की, उसके लिए ज़रूरत है एक सुरीले अंदाज़ की, और वो सुरीला अंदाज़ आपको मिलता है कॉमन मैन, यानी ये जो बिल्कुल आम किस्म के लोग होते हैं, इनके बीच में रह के। तो ऐसे ही सलील दा की ज़िंदगी में हुआ था। तो ये आई उनकी शताब्दी, 19 नवंबर हो जाते हैं 100 बरस के, शरीर रुखसत हुआ है, लेकिन सलील दा तो हमारे मन में हमेशा ही बसे रहने वाले इंसान हैं। आज कोई नहीं अपना किसे हम बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिसर जाते हैं वो अपने जो कभी लगते हैं ज़िंदगी के सपने, और फिर पता लगता है सचमुच वो सपने थे। क्योंकि सपनों को देर सवेर टूट जाना होता है। हमने सपनों को देखा होता है, लेकिन टूटते सपनों को देखने का सुख जो है वो गिने चुने लोगों को मिलता है, क्योंकि वहाँ के बाद ज़िंदगी बिल्कुल अलग रूप में गाती मुस्कुराती है। याद कर रहा हूँ सलील दा को। अच्छी खासी मेहनत करते रहे सलील दा, सलील चौधरी साहब, और 1953 की 2 बीघा ज़मीन, और फिर 56 की 1956 की जागते रहो। अब फिल्म इंडस्ट्री ने जान लिया कि ये संगीतकार अपने ढंग के अनोखे हैं। अब बिमल दा सोच रहे हैं मैं क्या बनाऊं, क्योंकि 1955 में देवदास उन्होंने बनाई थी। आर्टिस्टिकली लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन फाइनेंशियली इतना उनको फायदा नहीं हुआ। अब वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में ऋत्विक घटक साहब ने कहा, जो जाने पहचाने एक दीवाने जुनूनी इंसान थे फिल्म इंडस्ट्री के, अरे बिमल दा क्या करते रहते हो, एक स्टोरी है मेरे पास, उस पर फिल्म बनाओ। बिमल दा ने स्टोरी को सुना, वो तो अचंभित हो गए।
अरे हाँ बिल्कुल, इस पर फिल्म बनाएंगे। ए ऋषिदा, एडिटिंग के लिए तैयार हो जाओ। दिलीप गुप्ते, सिनेमेटोग्राफी के लिए तैयार हो जाओ। और राजेंद्र सिंह बेदी साहब, डायलॉग के लिए तैयार हो जाओ। फिल्म में काम करेंगे दिलीप कुमार, प्राण, वैजंती माला और जॉनी वॉकर और बाकी बहुत सारे एक्टर। जयंत साहब का बड़ा पावरफुल रोल है। जब संगीत की बात आई तो बिमल रॉय ने कहा कि देवदास में तो बर्मन दादा को लिया था, लेकिन इस बार वो सलील चौधरी को लेंगे क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड है वो रूरल है, रस्टिक है और उसके अंदर ऐसे गीत बनेंगे जो फोक म्यूजिक से ताल्लुक रखेंगे। और सलील दा तैयार हो गए। सलील दा ने इसके अंदर जो संगीत दिया है भाई, कमाल का संगीत दिया है। और शैलेंद्र जी ने इस बात को पहले ही जान लिया था कि सलील दा पहले धुन बनाएंगे और उन धुन के ऊपर लफ्जों को घड़ना है और खूब जमाना है उनको। तो जो गीत वहां बन के तैयार हुए, शुरू में ही एक कोरस सुनाई देता है जब कास्टिंग चल रही है और उसके बाद आजा रे, ये गीत तो भाई हॉन्टिंग मेलेडी है इतने वर्षों के बाद भी। इसके बाद फिर सुहाना सफर, रानी खेत के खूबसूरत जंगलों में जो कमाल की पिक्चराइजेशन इस गीत की है और दिलीप कुमार साहब कितने खूबसूरत और हैंडसम उसमें दिखाई देते हैं, बड़ा ही कमाल का काम। अब जानते थे सलील चौधरी के इसमें मदद लेनी पड़ेगी कुछ बड़े काबिल लोगों से संगीत के लिए, तो कानू रॉय तो उनके साथ काम करते थे। उन्होंने सेबेस्टियन साहब से कहा, जो शंकर जयकिशन के असिस्टेंट थे, कि आ जाओ भाई, अब आपकी जरूरत है यहाँ पे। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, ये गीत जो है इसमें थोड़ा सा ईस्टर्न यूरोपियन जो म्यूजिक है उसका टच है, मौजूद है इसमें। और मन्ना दा को लता जी के साथ में जो ड्यूट दिए वो तो कमाल है भाई। बिछुआ, क्या गीत बनाया, क्या बात है। ऐसे ऐसे गीत वहां पर बना दिए कि आज भी जब उन गीतों को हम सुनते हैं, और जैसा होता है फिल्मों के अंदर के अगर दिलीप कुमार साहब मौजूद है तो एक गाना तो सैड होना ही चाहिए। टूटे हुए ख्वाबों ने, ये गीत मोहम्मद रफी साहब ने बहुत दिल से गाया और शैलेंद्र जी ने गीत भी क्या लिखे। उस जमाने की फिल्म्स में एक बात देखी जाती थी कि कॉमिक रिलीफ के लिए कॉमेडियन की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने जॉनी वॉकर को इसमें लिया और अच्छा खासा काम जॉनी वॉकर ने उसमें किया। और जंगल में मोर नाचा, ये गीत भी शैलेंद्र जी ने जॉनी वॉकर के लिए लिख दिया। इस फिल्म के संगीत की खूबसूरती ये है कि सलील दा को तो ये उम्मीद नहीं थी कि इतना कमर्शियल दुनिया है चारों तरफ। जब इनामों की बौछार पड़ी, बरसात पड़ी, तो उसमें पुरस्कार संगीतकार का जो है वो सलील चौधरी साहब के हिस्से आया। तो सबको बड़ी खुशी हुई कि देखिए एटलीस्ट उनको उनके टैलेंट के मुताबिक काम मिल गया। तो ये फिल्म मधुमती एक टर्निंग पॉइंट है सलील दा की जिंदगी में, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिस्टिक माइंड है और थोड़ा सा आगे बढ़ कर के काम मांगने की बात उनमें कभी थी नहीं, खुददार इंसान थे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने इसके बाद में इतने बड़े लेवल की तो कोई फिल्म उनको सारे करियर में नहीं मिली। मैं जितना उनका लिस्ट देखता हूँ, उनकी जो फिल्म्स होती थी वो थोड़ा सा ऑफ बीट होती थी और संगीत उसमें हमेशा ही कमाल होता था। और गीतकारों की बात करें तो शैलेंद्र जी और योगेश गौड़, बाद में चल के योगेश गौड़ के साथ बड़े अच्छे गीत बनाए उन्होंने। तो सलील चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी सेंटिनरी के बारे में बात करते करते ये याद आता है कि उनका ऑर्केस्ट्रा जो होता था वो लिमिटेड एडिशन में रहता था। ऐसा नहीं कि शंकर जयकिशन के 160 जो म्यूजिशियंस हैं, ऐसा नहीं था। वो क्या करते थे, उस जगह जिस जगह किसी एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, इसीलिए तो उन्होंने सेबेस्टियन साहब को बुलाया, क्योंकि सेबेस्टियन जो थे वो शंकर जयकिशन के अरेंजर थे। तो ये फिल्म हिट हुई, इतनी कमाई इस फिल्म से हुई कि चारों तरफ इसका नाम हो गया। चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में आप जानते ही हैं, कमाई तो उस जमाने में भी सोची जाती थी, लेकिन कला को शहीद करके नहीं। जैसे आज के जमाने में कला तो बेचारी उसका गला पहले ही घोंट दिया गया है, तो आज के जमाने की फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं। और मधुमती, मुझे ये फिल्म इतनी पसंद आई कि कुछ अर्सा पहले मैंने इसका रिव्यू किया। मैं फिल्म्स का रिव्यू करता रहता हूं, और जो मुझे अच्छी फिल्म, जैसे गाइड का मैंने किया और गुरुदत्त की सब फिल्म्स का किया, तो मधुमती का ये सलील दा जो इस तरीके से पियानो पे जब बैठते थे तो उनकी उंगलियां चलती थी और किस तरीके से वो काम करते थे, तो मैं उसका रिव्यू किया। वो रिव्यू काफ़ी, जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा भाई बड़ी अच्छी गहराई से, क्योंकि इसकी लेयर्स है फिल्म की, 1 2 3, वैजंती माला तो 3 जगह पे दिखाई देती हैं और दिलीप साहब भी 2 जगह पे दिखाई देते हैं। भाई मैं इसकी एडिटिंग का भी कमाल मानता हूँ, और ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने जाहिर कर दिया कि अपने प्रिंसिपल यानी
बिमल रॉय के बाद वो हेडमास्टर के रूप में उस स्कूल ऑफ थॉट को संभाले रखेंगे जो अपने ढंग से एक अनोखा रूप था। तो मधुमती बेहतरीन फिल्म, और बहुत सारी बातें मैं इसके बारे में उसमें कह चुका हूँ। कुछ दोस्त अगर उस लिंक को देखना चाहेंगे तो मैं वो लिंक उनको दिखा दूंगा। और गाने इसमें बनाए, एक गाना मुबारक बेगम को दिया था, लेकिन समझ गए थे कि एडिटिंग में कम ही एक अंतरा ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि सॉन्ग्स इतने सारे हो गए थे इसके अंदर। और उन सभी सॉन्ग्स को कहीं ना कहीं इस तरीके से उस तरीके से, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़, भाई मैं तो कहता हूँ शैलेंद्र जी का कमाल है। आजा रे पंथ निहार, भाई प्रदीप जी और भरत व्यास जी से हिंदी के शब्द हमने कब से रही, पंथ निहार। पंथ निहार इतने खूबसूरत अंदाज में शैलेंद्र जी से जोड़ा है इसमें कि हम लुत्फ आ जाता है। इस गीत को हम कितनी ही बार सुनते हैं, और इसके बाद के कुछ गीतों का जिक्र भी मैं करूंगा, लेकिन मधुमती तो अपने आप में एक हाईलाइट है। और इसके बाद कुछ और गीतों का जिक्र करते हुए हम एक पूरी स्वरांजलि जो है वो सलील चौधरी साहब को दे देते हैं, क्योंकि बस ये आ गया ना 19 नवंबर, ये आ गया 19 नवंबर। इतना भीड़, इतना भड़का, इतने चारों तरफ शोर शराबा, चैन चाहिए आपको तो आ जाइए यहाँ पर इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे चाय बार। ये कंसेप्ट है सुशांत साहब और रति जी का, दोनों ने मिलकर, दोनों दोस्तों ने मिलकर बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसको शुरू किया है। आइए हम सब लोग मिलकर भी इसमें अपना योगदान दें, है ना। तो चाय जो होती है वो हर युग में मायना रखती है। और ये देखिए, ये बोट भी कितना अच्छा है, चाय चिल एंड सिटी स्टोरीज। ओके चलो चलिए वहाँ से अंदर चलते हैं। दिन की शुरुआत होती है तो मैं निकल लेता हूँ कहीं ना कहीं इधर उधर आने जाने के लिए। कभी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, कभी सीढ़ियाँ उतरता हूँ। और ये जो सिलसिला है ना, वन कप अवे फ्रॉम हैप्पीनेस, इसकी वजह क्या है कि मैं जब यहाँ देखा तो इतना खूबसूरत सा मुझे ये जगह दिखाई दी। ये इंदिरा नगर में है, और इंदिरा नगर का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल नीचे है। ज़रा एम्बियंस देखिए, ऐसा लगता है जैसे एकदम से कोई यूरोपियन कैफ़े होता है। और छेत्री जी बड़ी मेहनत करते हैं भाई इसको संभालने के लिए। इनसे मुलाकात मेरी पहले से है, ये कह रहे थे कि कभी ना कभी आई है आप। हमारे सुशांत साहब ने बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया हुआ है। और इनकी टीम में जो जैसे ही मैं आया, मानव और विभास मुझे दिखाई दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए भाई, ये नौजवान एक आसाम से और एक बंगाल से, तो ये अभी शुरू है ना, सुबह सुबह है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। इसके बाद फिर यहाँ जो भीड़ होनी शुरू होती है वो अलग ही होती है। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत जगह लगती है। मेरे घर से जहाँ मैं रहता हूँ बेंगलोर में, वहाँ से ये 15 किलोमीटर है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान इतने अच्छे अच्छे थे, देखिए कहाँ आसाम से आकर संभाले हैं जिम्मेदारी को। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिलसिला क्या। ये सिलसिला ये है कि इतनी सुंदर जगह पर आकर के जब आप अपने दिन को शुरू करते हैं, आपको कहीं दूर दूर तक जाना है। मेरे घर से 15 किलोमीटर में आया हूँ, तो मैंने सोचा यार ये वेज सैंडविच से शुरू किए लेते हैं। अब ये देखिए, ये वेज सैंडविच हैं और कितने साफ सुथरे तरीके से ये बनाए गए हैं। मैं खाना शुरू करूँगा, एक खा पाऊँगा, दूसरा पैक करा लूँगा, क्योंकि थोड़ी देर 2-4 घंटे के बाद में किसी गार्डन में, बाग में बैठ करके मैं करूँगा। तो अच्छा, ये तो हुआ इसका एक्सक्लूसिव साइड। लेकिन अगर अचानक किसी का रैंडम में मन है तो यहाँ भी बड़ा खूबसूरत है। ये जैसे रोड साइड कैफे का टच इन्होंने दिया है, ये बहुत अच्छा है। इसका नाम है चाय बार। मान के चलिएगा, बार वाली सिलसिले कोई नहीं है, यहाँ मिलेगी चाय, कॉफ़ी, हर तरह की चाय मिलेगी। और ये सब कुछ यहाँ पर है। ये देखिए, मैं आ गया सवेरे सवेरे, इसलिए मैंने अच्छे खासे तरीके से दिन को शुरू करते हैं। कितनी लजीज चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आकर के। मैं आता रहूँगा आगे भी, क्योंकि टीम बड़ी अच्छी है काम करने वालों की। तो जैसा होता है ना कि अच्छा दिन शुरू होता है तो शाम भी अच्छी डूबती है, रात भी अच्छी हो जाती है। और इसी तरह से मैं यहाँ आकर के ये महसूस कर रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत जगह है और इतना भीड़ भड़का है इंदिरा नगर में। कौन नहीं जानता बेंगलोर में इंदिरा नगर को, लेकिन ये उसकी मेट्रो के बिल्कुल स्टेशन के नीचे है, आप ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं तो आ गया, फिर भी आऊँगा, चाहे दूर दराज कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो कोई भी दूर दूर नहीं होता। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ कि भाई कुछ खा पी लें, फिर आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कुछ किताबें भी अच्छी रखी हुई हैं, किसी का मन हो बैठे बैठे पढ़ने का। ये पढ़े लिखे इंसानों की निशानी होती है, क्योंकि सुशांत साहब खुद सीए हैं और ये सारा इलाका जितना मैंने आपको दिखाया, ये सब उन्हीं की अपनी
ये एक तरह से कहेंगे ये रियासत है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। और मैं फिर भी लौटूंगा, सलाह दूंगा कि वक्त मिले या ना मिले, वक्त निकालिए इन जगहों पे आने का। और देखिए यहाँ ये है, ये एंटीक पीस देखिए सामने। ये जो होता है ना कि विंटेज वैल्यू जो होती है, उससे भी पता चलता है कि किसी जगह की एम्बियंस क्या है। ये देखिए, तो मैंने सोचा था कि ये काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा ये मुझे मालूम नहीं था। मैं यहाँ आ गया सवेरे सवेरे, और आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि आइए, देखिए, बैठिए और खाइए लजीज।